51.50 और 54.50, इन दो लेवल्स के बीच में स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यस, सजेलिटी लिमिटेड कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी अनाउंस करने वाली है बहुत जल्द। क्या रहेगा प्री एनालिसिस कंपनी के रिजल्ट्स का, समझेंगे उस चीज को। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी को और भी डिफरेंट तरीकों से समझेंगे। सजेलिटी पर और भी बहुत से वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। एक पॉइंट है जिनके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा एक अपने ही वीडियो का, जरूर देखना चाह करके। आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। IAM NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं। सजेलिटी लिमिटेड 28 जनवरी इसी महीने कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स यानी कि दिसंबर क्वार्टर अनाउंस करेगी। कैसे रिजल्ट्स रहेंगे उसका प्री एनालिसिस अभी लेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखना। प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो और ईपीएस। आपको क्या नजर आ रहा है कि इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, ये प्राइस टू बुक रेशियो है, इस समय ऑलमोस्ट अपने टॉप हाई के पास में। ऑलमोस्ट जब भी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 2.4 के आसपास आता है स्टॉक में, वहीं से ही करेक्शन देखने को मिल जाती है। ये स्कैनेरियो आपको यहां पर बता रहा है और यहां भी आपको सिमिलर चीज दिख रही है। 2.4 आपका पीबी रेशियो कंपनी के लिए बुरा देखने को मिला है। लेकिन कोई भी प्राइस टू बुक रेशियो पता है कैसे बढ़ता है, यहां पर कोई भी प्राइस टू बुक रेशियो आपका बढ़ता है ईपीएस के साथ में। अगर आप कंपनी का ईपीएस रेशियो देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ईपीएस कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। दिसंबर 2025 में भी कंपैरिजन विद सितंबर 2025, इन दिसंबर 2025 कंपनी का ईपीएस बढ़ा है। और अगर हम जून और सितंबर में कंपेयर करें तो यहां कंपनी के ईपीएस में बड़ा ग्रोथ था और मार्च और जून में भी कंपनी के ईपीएस में बड़ा ग्रोथ था। यानी कि अगर प्राइस टू बुक रेशियो अपने पुराने रिजेक्शन जोन्स के पास में भी है तो भी आपका ईपीएस अगर बढ़ता है तो वो प्राइस टू बुक रेशियो आपका वीक दिखेगा, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि हाइयर द ईपीएस लोअर शुड बी योर प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो, ये होना चाहिए आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी अभी भी ओवरऑल एनकम्बर्ड जो कंपनी का प्रमोटर का हिस्सेदारी है वो 50% पे है। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसकी सारी इंफॉर्मेशन एनकम्बर्ड अकाउंट क्या होता है, प्रमोटर का होल्डिंग पैटर्न में, यहां पर कंपनी के ओवरऑल कैश फ्लो का। एनकम्बरेंस दो चीजों का होता है, एक तो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न का, दूसरा होता है कंपनी के कैश फ्लो का। सारी इंफॉर्मेशन एनकम्बर्ड को लेकर के आपको इस वाले एक वीडियो में मिल जाएगी, जरूर देख लेना। बहुत सी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 53.2 का एमएफआई है, 63.6 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके प्री एनालिसिस पर। भाई कंपनी कर क्या रही है, अब चलो एक पॉइंट यहां पर और देखना एक बार आगे जाने से पहले। इसका होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग आपको यहां पर कम होती दिखी है। दिसंबर 2025 में 67.38 से 50.95। ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्या? नहीं, नेगेटिव पॉइंट तब होता जब ये प्रमोटर बेचते और पब्लिक बैठ करके खा रही होती, तब कहते भाई ये थोड़ा सही पॉइंट नहीं है। लेकिन एफआईआईज और डीआईएस खरीदारी भैया कर रहे हैं लगातार। एफआईआईज और डीआईएस जब कंपनी लिस्ट हुई थी इतने कुछ अच्छे नहीं दिखे थे, 3% और 7%, बस इतना ही। लेकिन उसके बाद से लगातार आपके एफआईआईज और डीआईएस जब जब प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं धीरे धीरे करके आपके एफआईआईज और डीआईएस खरीद रहे हैं। अब आपके एफआईआईज की होल्डिंग 3.7 से हो चुकी है 10.25% पे और डीआईएस हो चुके हैं 21.36। तो भैया एफआईआईज और डीआईएस की खरीदारी बढ़ रही है। दिसंबर का ये डाटा है, पब्लिक की भी बढ़ी है, 17.44 पब्लिक हो चुकी है 12.15 से। बट देखना ये है कि इस तरह से अगर एफआईआईज और डीआईएस एंट्री करते हैं आने वाले टाइम के अंदर भी तो ये कंपनी के लिए और अच्छा पॉइंट हो जाता है। अब आते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के प्री एनालिसिस पर। रिवेन्यू कंपनी कैसा देती है सितंबर के क्वार्टर में, इसको समझते हैं। 2023 का डाटा भी हमारे पास में, जहां पर कंपनी ने 2023 दिसंबर में 1260 करोड़ का रिवेन्यू दिया था, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट था, काफी अच्छा। 2024 में आते हैं तो यहां पर कंपनी ने 1453 दिसंबर 2024 में, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया था। यानी कि कंपनी में पिछले 2 साल का डाटा आपको ये दिखा रहा है कि दिसंबर सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया आता है। बट अभी हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि वहां पर डिसाइड होता है कि कंपनी ये ग्रोथ परसेंट कैसा देगी। सितंबर में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है जून के कंपैरिजन में गिरा था। ठीक है, गिरा था, गिरावट आई थी कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। अब ये ग्रोथ परसेंटेज में गिरावट यहां पर आई है।
अगर आप इस कंपनी के बाकी के रिजल्ट देखोगे, लिस्टिंग के बाद पहला रिजल्ट कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया, उसके बाद कंपनी ने एक और बढ़िया रिजल्ट दिया, फिर बढ़िया रिजल्ट दिया। बीच में दिसंबर 2024 का ग्रोथ कंपनी का कम था, लेकिन ग्रोथ डिसाइड होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो अब हमको यह देखना है कि कंपनी दिसंबर 2025 में कैसा रिवेन्यू दे सकती है, इसको समझते हैं। 2 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है कि कंपनी दिसंबर में बढ़िया रिवेन्यू दे रही है। सो अगर हम यहां पर एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं अभी कि कंपनी 1658 के ऊपर का रिवेन्यू दे दे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1700 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली, अभी के लिए पॉसिबिलिटी, रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, डेट मैंने आपको बता दी वीडियो की शुरुआत के अंदर ही। 1453 से अगर कंपनी यहां पर बढ़ती है 200 से 250 करोड़, अगर कंपनी बढ़ जाती है, मतलब मान लो कि कंपनी पहुंच गई 1700 करोड़, ये 250 करोड़ के आसपास का जंप हो जाता है 1700 करोड़ होने से, ठीक है। तो 250 करोड़ इसके अंदर कितना जाएगा, ये 1453 का 250 करोड़ कितना हो जाता है, ये आपका जाएगा लगभग 10% और 5% ले लेते हैं, ठीक है, 10% और 8% ले लेते हैं, ये आपका 18% जाएगा, लगभग 18% जाएगा आपका, कि कंपनी 18% का ग्रोथ देगी एनुअल बेसिस पर, ठीक है। अब 18% अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। 1700 अगर कंपनी देती है तो 18% अच्छा नहीं दिख रहा है यहां पर। सो क्या ये वीक क्वार्टर हो जाएगा? अब इसके साथ में आपको यह भी देखना है कि कंपनी नेट प्रॉफिट क्या दे सकती है। यह कंपनी का सितंबर का 114% का ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट के अंदर, तो भैया प्रॉफिट में हमको 114 के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। सो अगर कंपनी 18% देती है तो कंपनी का ग्रोथ गिरेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7%। बाकी देखते हैं, अभी तो हम पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं, और ग्रोथ परसेंटेज प्रॉफिट्स में कंपनी को 114% के ऊपर का चाहिए, तो ये कंपनी को मिलना जरूरी है, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है। बाकी देखते हैं क्या कंपनी के नंबर्स आएंगे। सो पिछले 2 साल तो कंपनी ने बढ़िया दिया है दिसंबर के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ISM सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। एक पैटर्न आपको दिख रहा है यहां पर डायगोनल पर स्टॉक बेस बना रहा है बार बार, यहां भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी स्टॉक एक डायगोनल पर चल रहा है। और डायगोनल पैटर्न आपको पता ही है लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। दूसरा पैटर्न स्टॉक के अंदर क्या बन रहा है, अगर हम इसको और खोल करके देखें तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप का फॉर्मेशन कहां तक गया आपका, 58 तक, बट अब इसको 56 मार्क करेंगे, ठीक है, 56 मार्क करेंगे, और 56 के पहले 54.50 ये आपका रिजेक्शन है, और बेसलाइन कितने पे आपकी 53.50 पर, ये आपकी ट्रेंड है, सॉरी 53.50 नहीं, 51.50 ये आपकी बेसलाइन है। डायगोनल पैटर्न है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। अब ये तीनों पैटर्न काम कैसे करते, दोनों पैटर्न काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका जो पैटर्न आपका पहला बनता है, ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर कुछ इस तरह का स्कैनेरियो आपका बनता है। अभी इस समय स्टॉक क्या कर रहा है स्कैनेरियो में, आपके 56 का जो आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन लेवल है, इसके पहले 54.50 का आपका मिड रिस्ट्रिक्शन आप यहां पर लगा के चल सकते हो, और 51.50 का आपका बेस मार्क करके चल लो यहां पे, ठीक है। स्टॉक ने यहां पर क्या कर रहे हैं इस समय 54.50 पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल के हैंडल पर स्टॉक अभी रिजेक्शन पर है। सो हमें यह देखना जरूरी है कि ब्रेकआउट के लिए 54.50 तो ब्रेक करना जरूरी है ही, उसके बाद में 56 भी ब्रेक करना जरूरी है। कप एंड हैंडल पे क्या होता है कि आपका जो फाइनल रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक क्या करेगा, एक नए पैटर्न के लिए जाएगा, जिसको आप वेजिस पैटर्न भी कहते हो। सो अगर इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है तो ही स्टॉक में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है अबव 56, अदरवाइज 54.50 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है। डायगोनल पैटर्न पर क्या होता है, डायगोनल में स्टॉक ना एक ट्रेंड के ऊपर इस तरह से काम करता है, जहां पर आपके रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन भले ही ना बढ़े बट आपका बेस लगातार बढ़ता है, जो भी आपने चार्ट पर भी देखा। अगर इस तरह के बेसिस आपके लगातार बढ़ते हैं, भले ही आपके रिस्ट्रिक्शन ना बढ़े, तो भी आपको स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिलता है। लेकिन डायगोनल पैटर्न आपका एक समय तक ब्रेकआउट करता है, एक टाइम तक, उसके बाद स्टॉक क्या करता है, साइडवेज पैटर्न पर चलता है और वेट करता है कि भैया मुझे उस साइडवेज पैटर्न पर कुछ पॉजिटिव मिल जाए। नहीं मिलता तो उस साइडवेज पैटर्न से स्टॉक क्या करता है, ब्रेक डाउन देता है।
ये होता है एक डायगोनल पैटर्न और एक होता है आपका कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसमें आपको पता लगता है कि हाँ यहां कंपनी आकर के ब्रेकआउट दे सकती है, यहां से मुझे रिवर्सल यानी कि रिजेक्शन फेस होगा। देखो एक चीज आपके दिमाग में भी इस समय चल रही होगी, भाई अगर सब कुछ पता ही है तो हम यहां क्या कर रहे हैं, है ना, यही चल रही होगी भी आपके दिमाग में बात। देखो पता होने का मतलब ये होता है कि चार्ट हमको क्या दिखा सकता है, ठीक है, हम उन पॉसिबिलिटीज पर काम करते हैं। अब जैसे ही चार्ट हमको कुछ गलत दिखाए, जैसे मैंने आपको बताया अगर रिजेक्शन आता है तो आपको पता लगता है कि भाई यहां से गिरावट आएगी। चार्ट्स पूरे मार्केट के लिए एक जैसे ही होते हैं, कंपनी के प्राइसेस अलग अलग हों भले ही। तो एक बार अगर हम चार्ट्स को समझ लेते हैं ना तो हमें पता लगने लगता है कि भाई यहां से मुझे क्या मिल सकता है। इसलिए कहते हैं भाई पता लग सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है, यहां से ये चांसेस है कि मान लो 100 रुपए का किसी स्टॉक में एक रिजेक्शन लेवल है, रिस्ट्रिक्ट करता है वहां जाकर के स्टॉक, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे, ठीक है, स्टॉक वहां क्या कर रहा है, आपको एक कैंडल देता है इस तरीके की, एक रिजेक्शन है स्टॉक के अंदर, जहां पर स्टॉक क्या करता है, पहले तो सस्टेनेबल करके ब्रेकआउट देता है, अगले सेशन पर स्टॉक आकर के कुछ इस तरह की कैंडल दे देता है, ये इंडिकेट करता है डाउन ट्रेंड। तो वो कैंडल आपको बताती है कि भाई यहां पर ना फर्दर में ब्रेकआउट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तो वहां से मैं गिरूंगा। तो ये सब चीजें आपको ना कैंडल्स हिंट देती हैं, मार्केट में कहीं लिखा नहीं होता, ये कैंडल अपने साथ लिख करके नहीं देगी कि भाई मैं यहां से ना गिरूंगा, ठीक है, ये आपको कैंडल नहीं बताते कि मैं यहां से गिरूंगा, ये आपको हिंट्स मिलते हैं, पॉसिबिलिटीज पर मार्केट के अंदर काम होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने और समझने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।